हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट पर। बच्चों आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई इकाई स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अध्याय ना बोलकर बोलूंगा इकाई प्रारंभ करने वाले हैं। अभी तक जो हमारी इकाई गई थी वो थी क्या? जनन, रिप्रोडक्शन, जिसके 4 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक नई इकाई स्टार्ट करेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें से पहला अध्याय जो है, इकाई का नाम है क्या? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। ठीक है, जो बहुत टफ लगती है बच्चों को, जो मैं कई बार बोल चुका हूं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सरल मानकर चलिएगा, बहुत इजी लगेगी, है ना। तो आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स इकाई है, जिसका पहला अध्याय जो है उसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो ये आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाथ जोड़ लीजिए कि कई बच्चों को ये टफ लगती है, कई बच्चों को इजी लगती है। हाँ, मैं ये मान के चल सकता हूं कि हाँ, ये बड़ा है, ये अध्याय बड़ा है, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर आप पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा, जान लगा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, बशर्ते आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए बेटा जी, स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ हिलता डुलता वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, डीएनए वीएनए, है ना। तो कुल मिलाकर स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा जी? आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, ये अध्याय वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब ये कई सारे वर्ड्स हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का, इस अध्याय का क्या? परिचय। ठीक है, और इस परिचय में कई सारी चीजें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आएगा एक एक करके, क्विज होएगा और लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी परंपरा है, मान के चल लीजिए। पढ़ाया जाएगा, क्विज होएगा और लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, बात कर रहे हैं यहां पर क्या? आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। ठीक है, क्या होती है? आपसे पूछा जाए जेनेटिक्स क्या होती है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूंगा। अभी ये नहीं पूछ रहा कौन है इसके जनक, किसने शब्द दिया, क्या है, क्या फलाना ढिमका, कुछ नहीं। अभी सिंपल सा हमारी जो इकाई है ना, उसका नाम है क्या? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? देखिए, जैसे वनस्पति विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है या जीव विज्ञान की एक शाखा है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जूलॉजी, बॉटनी। ऐसे ही जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी या आनुवांशिकता, ये भी एक शाखा है किसकी? जीव विज्ञान की। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया ये एक ब्रांच है, ये एक शाखा है किसकी? बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की। अब करते क्या है इस शाखा के अंतर्गत? हम करते क्या है? तो बेटा जी, इस शाखा के अंतर्गत हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका? सबसे पहला है बेटा जी क्या? वंशागति। हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत किसका? वंशागति का। अब आप बोलेंगे सर वंशागति क्या होती है? पूछेंगे ना, वंशागति क्या होती है। पहले वंशागति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं बेटा। वंशागति को बोला जाता है इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्या होती है वंशागति, क्या होती है इनहेरिटेंस, क्या होता है? तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है क्या? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ लक्षण जाते हैं। जैसे उदाहरणवश मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, जब वो पैदा हुए तो मेरे जो मदर फादर है, मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, जब उन्होंने बच्चों को देखा तो उन्होंने बोला, अरे लड़का जब पैदा हुआ तो इसकी आंखें तो इसके पापा की तरह है, इसकी नाक इसकी मम्मी की तरह है, इसका चेहरा या इसका रंग जो है अपनी दादी की तरह है, इसके पैरों की उंगलियां जो हैं, पैर जो हैं वो इसके दादा की तरह है। यानी कहीं ना कहीं कहने वाली बात है क्या कि कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या जा रहे हैं? लक्षण जा रहे ना। यही लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाती है? वंशागति। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा, कई बार छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो बोलते नहीं है, अरे ये तो इसकी मम्मी की तरह दिख रहा है, ये तो इसके पापा की तरह दिख रहा है। यानी मम्मी और पापा की जो लक्षण थे वो उनके बच्चे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इट मींस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाती है? वंशागति। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लक्षण तो जा रहे हैं,
मेरे से, मेरी बीवी से, वाइफ से मेरे जब बच्चे हुए तो उनके अंदर लक्षण तो आए, लेकिन क्या वो मेरे बच्चे हूबहू बिल्कुल डिट्टो मेरे जैसे हैं, कॉपी हैं क्या आप अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी हो क्या, एक जैसे हो क्या, डिट्टो सेम टू सेम हो क्या, जेरोक्स हो क्या? नहीं, यानी लक्षण तो जा रहे हैं लेकिन कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। अब यही जो परिवर्तन जो लेकर लाए जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो क्या कहलाती है? विविधता। तो बेटा जी याद रखना, आनुवांशिकता के अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक है क्या बेटा जी? वंशागति यानी इनहेरिटेंस, और एक है क्या बेटा जी? आपकी विविधता, यानी इन दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। इनहेरिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और विविधता को बोलते हैं वेरिएशन। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो सीधे सीधे शब्दों में, मेरे से, मेरी वाइफ से लक्षण गए किसमें? अगली पीढ़ी में, यानी मेरे बच्चों में, वो है वंशागति। लेकिन जब वो लक्षण गए थे तो कुछ परिवर्तन लेकर आ रहे थे किसमें? बच्चों में। हूबहू हमारे जैसे नहीं थे बच्चे, इट मीन्स कुछ चेंजेस आए, यानी क्या आई है? विविधता, परिवर्तन आए हैं। इन्हीं दोनों चीजों का अध्ययन जब किया जाएगा कि लक्षण जा भी रहे हैं और परिवर्तन ला भी रहे हैं, इन दोनों चीजों का जब अध्ययन किया जाएगा तो वो विज्ञान की शाखा या जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। आई होप ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। तो दो चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें बेटा जी? जेनेटिक्स में। क्लियर है? अब दूसरा बिंदु आ रहा है कि सर जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स के पिता कौन है, जेनेटिक्स के जनक कौन है, किसे फादर बोला जाता है, पूछेंगे ना। तो ये है बेटा जी, याद रखना आपके कौन, आप इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन है ये? मेंडल। ठीक है, अभी पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, जब हम मेंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा, ग्रेगर जोहन मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम ना याद रहे, सिंपल मेंडल। कौन है बेटा जी? याद रखना, आपने भूलना नहीं है। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता या आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है बेटा जी? भूल मत जाना किसी भी हालत में, किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने किसके ऊपर काम किया, क्या काम किया, कितने लक्षण लिए, वो कुछ नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार क्या पढ़ा है जल्दी से रिवाइज कर दूं। हमारी इकाई है क्या? इकाई, चैप्टर नहीं, चैप्टर जो था हमारा, अध्याय जो था वो ये है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और हमारी जो इकाई है उसका नाम क्या है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? वंशागति का, विविधता का। वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं। ठीक है, और अगर वो जा रहे हैं तो कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं, परिवर्तन भी ला रहे हैं। वो परिवर्तन क्या कहला रही है? विविधता। ये जो आनुवांशिकता जो है, ये जो जेनेटिक्स जो है, ये जो ब्रांच है किसकी? बायो की। इसके पिता कौन है? इसके जनक कौन है? इसके फादर कौन है? मेंडल है। सिंपल सा था। इनमें से अब ये जो मैंने ये जो चीज अभी बताई है, हो सकता है आप में से मैक्सिमम 90 to 99% बच्चों को ये चीज समझ में आ गई हो या ये पता भी हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये चीज जानते भी हो, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे। मेरे ख्याल से अब चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इनको तो हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स के फादर। ठीक है, और भी कई सारे वैज्ञानिक हैं। आइए एक और वैज्ञानिक देखिए बेटा। अब दूसरा वैज्ञानिक ध्यान से देखना, अभी दिखाऊंगा कौन है। दूसरा बिंदु लाने से पहले बिंदु आ रहा है, ये जो जेनेटिक्स शब्द जो है ये किसने दिया? पूछेंगे ना कि सर ये जेनेटिक्स
शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द जो है, ये किसने दिया था सर? पूछेंगे ना, तो बेटा इन्होंने दिया था। और ये कौन है बेटा जी? वैसे तो नाम में नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, बैटसन। भूल मत जाना, बैटसन को हम क्या बोलते हैं कि ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया था आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। लेकिन आनुवांशिकी या आनुवांशिकता या जेनेटिक्स, ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द जो है, ये सबसे पहले प्रतिपादित किया था, ये सबसे पहले दिया था किसने? बैटसन ने। एक और चीज, खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर एक और बिंदु याद रखना है आपने। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। अब आप बोलेंगे ये क्या है सर? इससे पहले क्या था, जरा सोचिए। इससे पहले था सिर्फ आनुवंशिकी के जनक, जेनेटिक्स के फादर। कौन थे? मेंडल। क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में, सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में किसने बताया? मेंडल ने। बाद में और भी कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने और भी कई सारी खोज करी, किसमें? आनुवंशिकी में। अब ये जो है ना, ये इन्होंने शब्द तो दिया ही दिया, इनको हम बोलते हैं, याद रखना, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी बोला जाता है। किसको बेटा जी? भूल मत जाना, बैटसन को। तो बैटसन, ये जो वैज्ञानिक हैं, है ना, इनके लिए दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या? कि इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया। क्या शब्द दिया भैया? जेनेटिक्स शब्द इन्होंने ही दिया, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। सिंपल। चलें आगे चलते हैं बेटा जी। अब तीसरे वैज्ञानिक, आओ जी। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? देखिए, कई सारे जनक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? अब आप बोलेंगे सर प्रायोगिक आनुवंशिकी का मतलब, पूछेंगे ना कि सर प्रायोगिक आनुवंशिकी का मतलब? प्रायोगिक आनुवंशिकी का मतलब जिसने, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने आनुवंशिकता से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए हों, बहुत सारे प्रयोग किए हों, यानी एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल तरीके से समझना है। और वो कौन है बेटा? ये है। कौन है? अब ये जो है, ये है बेटा जी हमारे मॉर्गन। ये कौन है भैया? मॉर्गन। तो याद रखना, भूल मत जाना, मॉर्गन जो है वैज्ञानिक कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन है। वैसे तो इनका पूरा नाम अभी इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आएगा ना, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सहलग्नता, लिंकेज, जब आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, ये जो है थॉमस हंट मॉर्गन या सिंपल मॉर्गन, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है। किसको? मॉर्गन को। ठीक है, चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था, आइए आगे चलते हैं। चौथा बेटा जी, एक और वैज्ञानिक देखिए। नेक्स्ट जो चौथा वैज्ञानिक है, उन्हें हम बोलते हैं, क्या आपसे पूछा जाए अगर मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? अब आप बोलेंगे मतलब, यानी ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे अंदर, यानी हमारी आनुवंशिकता से संबंधित कई सारी खोज की हो। समझ में आ रहा है? देखिए, अब जीव तो कई सारे हैं, पर्टिकुलरली हमारे अंदर आनुवंशिकता से संबंधित कई सारी चीजों का पता लगाया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मानव आनुवंशिकी के जनक। और वो कौन है? ये है बेटा जी। अब ये जो है, इनका नाम याद रखना है। कौन? सिंपल, गैरोड। भूल मत जाना, कौन? गैरोड। ठीक है, तो गैरोड वो वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मानव आनुवंशिकी के जनक।
ठीक है। इन्होंने रोगों की खोज भी करी थी, जैसे फिनाइल कीटोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म। अब आप बोलेंगे सर ये ऊपर से जा रहा है, तो ज्यादा अभी जाने की जरूरत भी नहीं है डिटेल में, अभी सिंपल तरीके से समझो, है ना। भाई आप खुद सोचो ना, आपने अभी 12th क्लास में आने से पहले आपने ABCD सीखी थी, क ख ग सीखा था या नहीं सीखा था? सिंपल सिंपल चीजें जब पढ़ी थी उसके बाद ही तो हम जटिल चीजों की तरफ बढ़े थे। तो उसी तरीके से ये जो चैप्टर है ना, अगर आप मैं सीधा आपको जटिल चीजें पढ़ाने लग जाऊंगा तो सब ऊपर से जाएगा। इसलिए स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके चीज हम पढ़ रहे हैं तसल्ली से, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार जरा जल्दी से रिवाइज कर दूं फटाफट। आइए देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया और मैंने बोला आनुवांशिकता, मीनिंग बता दिया, जेनेटिक्स का मतलब, जिसके अंतर्गत दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, वंशागति, विविधता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, वंशागति। जब लक्षण जा रहे हैं तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अलग आ रहे हैं, यानी विभिन्नताएं लेकर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विविधता, ठीक है साहब। इसके फादर कौन थे? ये आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, कौन? मेंडल बाबा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर दूसरा शब्द, दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करने से पहले हमारा ये आया कि भैया आनुवांशिकता, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? और जिसने दिया कौन है? वो बैटसन है, और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन, इन्होंने ही शब्द दिया था, भूल मत जाना, क्या? जेनेटिक्स, भूल मत जाइएगा कतई, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। फिर हमने बात करी प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए, है ना। तो मॉर्गन प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। फिर हमने बात करी मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है? गेरोड हैं। इन्होंने कई सारी ऐसे रोग पता लगाए, आनुवांशिक रोग पता लगाए। देखिए सीधे शब्दों में बोलूं, इन्होंने आनुवांशिक रोग पता लगाए जो हमारे अंदर हो रहे हैं, मनुष्य में हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है? गेरोड। ये सिंपल से चीजें हमने स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, इस अध्याय को, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए हमारी बुक्स में ना इस तरीके से नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हूबहू अपने बुक की डिट्टो कॉपी करके पढ़ते जाएं। नॉलेज लीजिए, ये चैप्टर पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। ये वाला, इसके बाद जो होता है ना, वंशागति का आणविक आधार, वो 2 चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए चलना है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। चलें आगे। अब आगे क्या करने वाले हैं? अब देखिए बेटा, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? मुख्य आनुवांशिक शब्दावली। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ ऐसे शब्द लेकर आने वाला हूं जो आपको इस अध्याय में कई जगह पर मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में ना डिटेल में नहीं बता रखा है हमारे बुक्स में। तो हम पहले एक एक करके कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो हमारे लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला शब्द आपको दिख ही गया होगा, क्या? कारक। पहला शब्द जो हम पढ़ने वाले हैं, मुख्य, देखिए हेडिंग क्या है? मुख्य आनुवांशिक शब्दावली, यानी कुछ ऐसे शब्द जो इस इकाई में, इस पूरी इकाई में, है ना, इस पूरी जेनेटिक्स में यूज में आएंगे, वो शब्द देखने वाले हैं। सबसे पहला शब्द है कारक। बेटा कारक को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अब साहब आप पूछेंगे सर क्या होता है ये कारक? पूछेंगे ना क्या होता है सर ये कारक? आइए ध्यान से सुनना। देखिए हमने आनुवांशिकता का जनक किससे बोला? आप बोलेंगे सर मेंडल को बोला ना, कि भैया मेंडल जो था, मेंडल जो थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो नाम को भी हमें ढंग से पुकारना पड़ेगा कि मेंडल, उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता के जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप पूछेंगे ना सर क्यों बोलते हैं, क्या किया उन्होंने? तो याद रखना, वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जा रहा है। ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? मेंडल ने सर्वप्रथम यह बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जा रहा है ना। अब दूसरे लोगों ने उनसे पूछा क्या जा रहा है भाई?
क्या जा रहा है, बताओ क्या जा रहा है। तो मेंडल ने बोला कि कुछ रसायन है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। इतनी सी लाइन समझ में आई? जल्दी से बोलूं क्या बोला? देखिए हम बात करने वाले कारक की। कारक पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेंडल को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, मेंडल को हमने आनुवांशिकता का जनक बोला। क्यों बोला? उनसे पूछा, मतलब उनको हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला? तो उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जाता है। पलटकर लोगों ने उनसे पूछा, लोग मतलब दूसरे वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा, क्या जा रहा है भाई, बताओ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जा रहा है? तुमने बोला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है? तो मेंडल ने बोला कुछ रसायन जा रहे हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं, और उन्हीं रसायनों को मेंडल ने नाम दिया, शब्द दिया, क्या? कारक। तो मेरे ख्याल से कारक या फैक्टर आया समझ में? क्या कि मेंडल बाबा बोलते हैं, मेंडल जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं, और उन रसायनों को मेंडल ने नाम दिया, क्या? कारक। अब आप खुद सोचो, आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कारक जाते हैं? कारक जाते हैं या नहीं जाते हैं? सोचिए, कौन जाता है? कारक जाते हैं क्या? फैक्टर जाते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, हमने तो बहुत पहले पढ़ा था, 10वीं कक्षा में आया था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना जीन जाते हैं। क्या जाते हैं? जीन जाते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। पलटकर आपसे मैंने पूछा जीन क्या है ना? आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझना क्या कि मेंडल ने तो ये बोल दिया कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जा रहे हैं, कुछ रसायन जा रहे हैं, कुछ केमिकल जा रहे हैं। उन केमिकल्स को, उन रसायन को मेंडल ने बोल दिया कारक। लेकिन बाद में ना इन्हीं कारकों को कुछ अलग नाम दिया। क्या बोला? ये जो कारक हैं इनका हमने नाम बदला, और क्या नाम रख दिया? जीन। तो आपने जो वर्ड सुना है ना कि सर जीन्स जाते हैं, सर जीन्स जाते हैं, पहनने वाली जीन्स नहीं भाई ये मैं कह रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स जा रही है ना? तो कुछ जीन जा रहे हैं, है ना? अब यही जो जीन वर्ड है ना, इस जीन को पहले मेंडल ने बोला था, क्या? कारक। लेकिन आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? जीन। अब ये जीन शब्द जो है, ये जो जीन शब्द जो है ना, ये किसने दिया? पूछेंगे ना सर ये जीन शब्द किसने दिया? तो ये वो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपने याद रखना है, जोहेंसन। वर्ड मत भूल जाइएगा, ये शब्द मत भूल जाइएगा। जोहेंसन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कारक नाम बदलकर इन कारकों को एक अलग नाम दिया, और क्या नाम दिया? जीन्स नाम दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कारक बदलकर जीन्स क्यों दे दिया? देखिए जीन का मतलब क्या होता है? इकाई। जीन का मतलब क्या होता है? इकाई। अब क्या होता है जीन? आप मेरे से पूछेंगे ना कि सर जीन क्या होता है, आप मुझे बताएं। आज जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहां पर लेफ्ट साइड में मेरे कुछ घूमती हुई एक एनिमेशन से कुछ बनाया हुआ दिख रहा था आपको? क्या था? मैंने बोला था डीएनए। आप सभी ने नाम सुना होगा, क्या? डीएनए सुना है ना? डीएनए सुना है ना? तो बेटा डीएनए जो होता है, अब क्या होता है डीएनए? ये सब कुछ आएगा बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, तसल्ली रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ना देखिए उत्सुकता बहुत होती है चीजों को जानने की। और हम एक दिन में तो मेंडल नहीं बन जाएंगे, या एक दिन में हम बैटसन नहीं बन जाएंगे, एक दिन में हम जोहेंसन नहीं बन जाएंगे। टाइम लगेगा ना हमें ये बनने के लिए, समझने के लिए, सारी चीजें पढ़ने के लिए। तो धैर्य बनाए रखिएगा, है ना? कि जीन क्या होता है, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, डीएनए जो होता है ना, उस डीएनए का एक छोटा सा भाग, एक डीएनए का एक छोटा सा खंड, एक डीएनए की छोटी सी इकाई जो होती है, उसे हम बोलते हैं जीन। तो मेरे ख्याल से जीन नाम क्यों दिया, क्यों बदला ये नाम? कारक की जगह जीन नाम क्यों दिया? क्योंकि जीन का अर्थ ही क्या होता है? यूनिट, इकाई, एक छोटा सा भाग।
और हम जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मेंडल के रसायन जो थे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, जो मेंडल ने बोला क्या है, कारक हैं, उन कारकों को बाद में बदल कर नाम क्या रख दिया गया, जीन। और ये जीन शब्द किसने दिया, इन वैज्ञानिक का नाम मत भूलिएगा, इनका नाम है क्या, जोहानसन। ठीक है, चलें आगे। अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा। ये जो कारक बोल दीजिए, फैक्टर बोल दीजिए, जीन बोल दीजिए, है ना, है तो एक ही चीज। क्या है, मैंने आपको बता दिया, डीएनए का एक छोटा सा भाग है। अब इन जीन को ना हम अपनी कॉपी में कैसे लिखें, बात तो ये आ जाएगी कि सर हम इन जीन को अपनी कॉपी में कैसे संबोधित करें, कैसे लिखें, है ना। तो बेटा जी इन जीन्स को, इन कारक को, देखिए ये वर्ड का मीनिंग एक ही है, चाहे कारक बोल दीजिए, चाहे फैक्टर बोल दीजिए, चाहे जीन बोल दीजिए, चीज एक ही है, बस फर्क इतना सा था, पहले सबसे पहले इनको कारक नाम दिया गया, बाद में इनको जीन नाम दे दिया गया, बस मीनिंग एक ही है, आनुवांशिकता की इकाई। किसकी इकाई, भूल मत जाना, किसकी, आनुवंशिकी की इकाई। यानी एक ऐसी संरचना, एक ऐसा रसायन, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोल दीजिए, कारक बोल दीजिए, फैक्टर बोल दीजिए। ठीक है, अब बात आ रही है कि सर इन जीन को हम, ये जो जीन जो हैं, इनको हम अपनी कॉपी में कैसे लिखें, इनका कैसे वर्णन करें अपनी कॉपी में, कैसे संबोधित करें इनको, है ना, कैसे लिखें। तो बेटा जी इनको लिखने के लिए हम सीधी सी बात है लेटर यूज में लेते हैं, इंग्लिश के लेटर, अंग्रेजी के लेटर, अंग्रेजी के, है ना। जैसे हमने लिखा कैपिटल टी, क्या लिखा, कैपिटल टी। ठीक है, अब ये एक जीन है, ये एक जीन को संबोधित कर रहा है, ध्यान से सुनना, किसको संबोधित कर रहा है, एक जीन को संबोधित कर रहा है। ठीक है, या स्मॉल टी, ये भी एक जीन को संबोधित कर रहा है। अब ये उन बच्चों को बता रहा हूं जिनके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुनना, और जो जानते हैं अच्छी बात है वापस से सुन लो, है ना। तो हमने बोला भैया हम जीन को लिखेंगे कैसे, हम अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश के लेटर यूज में लेंगे। अब मान लेते हैं लेटर क्या यूज में लिया, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब कैपिटल किस लिए, स्मॉल किस लिए साहब, है ना। तो याद रखना, अगर किसी जीन को कैपिटल अक्षरों में या बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इट मींस वो जीन प्रभावी है, प्रभावी जीन है। कैसा जीन है, प्रभावी। ठीक है, और स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है, इट मींस वो अप्रभावी जीन है। अब आप बोलेंगे सर प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं। आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, एक वो लड़का जो अव्वल आता है, एक वो लड़का जो अव्वल आता है, फर्स्ट आता है, और एक वो लड़का जो बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट आता है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट आता है। लड़की मान लो, एक लड़की जो अव्वल आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और एक लड़की जो बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट आती है। तो हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे लड़के लड़की में, हमने दोनों एग्जाम्पल लेके चलिए। अब जरा सोचिए, पढ़ाई के रेस्पेक्ट में, पढ़ाई के रेस्पेक्ट में एक टीचर की नजर में कौन सा बच्चा, सिर्फ पढ़ाई के रेस्पेक्ट में, और चीजों के रेस्पेक्ट में नहीं, और चीजों के आधार पर नहीं, खेल कूद के आधार पर नहीं, सिर्फ पढ़ाई के आधार पर कौन सा बच्चा प्रभावी रूप से दिखाई देगा उस टीचर को कि हाँ भाई ये नजर में आ रहा है, कौन है ये हमेशा फर्स्ट रैंक लेकर आता है, यानी वो प्रभावी रूप से दिख रहा है। यानी एक ऐसा जीन जो अपने लक्षणों को प्रकट करेगा, लक्षण प्रकट करेगा, दिखेंगे लक्षण। अब आप बोलेंगे लक्षण प्रकट कौन करता है, जीन करता है। हाँ भैया हाँ, जीन जो होते हैं ना, ये जो जीन, ये जो कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, ये अपने आप को अगली पीढ़ी में जब ये आते हैं, आप देखिए ध्यान से सुनिए, मेरे से अगली पीढ़ी में कौन गए, जीन गए। अब अगली पीढ़ी में जाकर ये जीन क्या करेंगे, ये अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को दर्शाएंगे। कैसे, लक्षण उत्पन्न करेंगे।
क्या उत्पन्न करेंगे? लक्षण। जैसे मेरे बच्चे की आंखों का रंग कौन निर्धारित कर रहा है? जीन। मेरे बच्चा जो हुआ है उसके बालों का रंग कौन निर्धारित कर रहा है? उसके अंदर जीन है ना। वो जीन कहां से आए? मैं और मेरी जो वाइफ जो है, इनसे अगली पीढ़ी में जा रहे हैं जीन, और वो जीन क्या उत्पन्न कर रहे हैं? लक्षण। उसी प्रकार मेरे अंदर जीन कहां से आए? मेरे माता पिता से। मेरे माता पिता से जीन मेरे अंदर आए, वो जीन मेरे अंदर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। मेरी आंखों का रंग, मेरी त्वचा का रंग, मेरी लंबाई, मेरे बालों का रंग, ये सारे क्या है? लक्षण है। और ये लक्षण कौन प्रकट करता है? जीन प्रकट करते हैं। अब दो प्रकार के जीन है भाई। एक वो जीन जो प्रभावी होंगे, जो लक्षण प्रकट कर पाएंगे, जिनको हम संबोधित करेंगे बड़े अक्षरों से, और एक वो जो नहीं कर पाएंगे, जो प्रकट नहीं कर पाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? अप्रभावी जीन। बताएं। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, हमें जीन को अगर संबोधित करना है बालक, तो हम क्या यूज में लेते हैं? लेटर यूज में लेते हैं अंग्रेजी के, या नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। समझ में आ गया? इतनी सी बात क्लियर है। तो बेटा जी ये जो जीन्स जो थे, ये जो कारक जो थे, इनको अगर मुझे लिखना है, कॉपी में लिखना है, संबोधित करना है, तो मैं किसका यूज लूंगा? लेटर्स का, इंग्लिश का। प्रभावी जीन के लिए कैपिटल लेटर, अप्रभावी जीन के लिए स्मॉल लेटर। अब ये किसने किया? ये किसने बताया? समझ रहे? ये किसने बताया कि भैया कारकों को या जीन को संबोधित करो ऐसे लेटर में लिख के? ये किसने बताया? तो याद रखना, ये बताया था किसने? मॉर्गन ने। तो याद रखना, मॉर्गन वो पहले वैज्ञानिक जिन्होंने इन जीन्स को, इन कारकों को कॉपी में लिखने का तरीका बताया कि जीन अगर प्रभावी है, लक्षण उत्पन्न कर रहा है, तो उसको कैपिटल लेटर में लिखो, अगर नहीं कर रहा तो स्मॉल लेटर में लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीन्स को लिखते हैं, अपने कॉपी में संबोधित करते हैं अक्षरों में। किसने बताया? मॉर्गन ने। तो जरा सोचिए, हम पढ़ क्या रहे थे? सोचो भाई, पढ़ क्या रहे थे? बेटा हम पढ़ रहे थे यहां पर क्या? मुख्य आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें पहली जो शब्द जो था वो था कारक। अब जरा सोचिए, कारक शब्द जो था, इस कारक शब्द में मैंने आपको 3 वैज्ञानिक बता दिए। कारक का मतलब क्या था ये मैंने आपको बता दिया। कारक जो है वो क्या था? मेंडल के अनुसार कुछ ऐसे रसायन। किसके अनुसार बेटा जी? याद रखना, मेंडल के अनुसार कुछ ऐसे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनको मेंडल ने नाम दिया कारक। बाद में इन्होंने, किन्होंने? जोहानसन ने इन्हीं कारकों को नाम बदल दिया। क्या बोल दिया? जीन। जीन क्या होती है? डीएनए का एक छोटी सी खंड होता है, छोटा सा भाग होता है, छोटी सी इकाई होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। अब इन जीन्स को संबोधित किया अक्षरों में किसने? मॉर्गन ने। ये था हमारा पहला शब्द। आई होप एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। कारक से संबंधित जो 3 वैज्ञानिक है वो भी आ गए होंगे। कौन कौन से? मेंडल, जोहानसन और मॉर्गन। तीनों वैज्ञानिक एक ही शब्द के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है बेटा जी युग्म विकल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? युग्म विकल्पी। अब आप बोलेंगे सर युग्म विकल्पी, जिसको हम अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलील। अब ये वर्ड जो होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सर अलील क्या है? मैं बशर्ते गारंटी ले रहा हूं 50 to 60% बच्चे पढ़ने के बाद ना, उस टाइम तो समझ में आ जाता है, फिर बाद में पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, या जो नहीं भी जानते हैं वो पढ़ने के बाद वापस से भूल जाएंगे। जो जानते हैं उसको रिवाइज करते रहो भाई, रिवाइज करते रहो। अलील क्या होता है जानते हैं? आइए ध्यान से सुनना। देखिए अलील क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले अलील को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अब जरा सोचिए, विकल्प का मतलब क्या होता है और युग्म का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने बोला मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा, और मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मेरे पास पढ़ाई के अलावा एक दूसरा विकल्प है। यानी विकल्प का मतलब क्या है कि या तो ये या ये।
या तो ये कर सकता हूं या दूसरा मेरे पास कोई विकल्प है। यानी जब मेरे पास दो रास्ते होंगे, या तो इसको अपना सकता हूं या मेरे पास दूसरा विकल्प है, यानी कोई दूसरी चीज मेरे पास है, तो हम शब्द यूज में लेते हैं क्या, विकल्प। अब युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म वर्ड आता है क्या, जोड़ा, पेयर। युगल, युग्म का मतलब ही क्या होता है, दो चीजें। तो दोनों शब्दों में मीनिंग जो है लगभग क्या आ रहा है, दो। यानी कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं युग्म विकल्पी, सीधा सीधा मतलब बताता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। युग्म विकल्पी अलील का मतलब क्या होता है? हमने बोला एक जोड़ी जीन। अब जरा सोचिए, आ गया ना जोड़ी, जोड़ी का मतलब दो, यानी दो जीन है, एक ये जीन है एक ये जीन है ना, दो जीन है, यानी एक जोड़ी क्या है बेटा जी, जीन है। ठीक है, युग्म का मीनिंग्स हो गया यहां पर। युग्म का मतलब क्या था, दो चीजें, हो गया। विकल्पी का मतलब या तो ये या ये, या तो ये या ये। तो कहने वाली बात जो थी वो ये थी कि एक जोड़ी जीन जो, ध्यान से सुनना, जो एक लक्षण को, जो एक लक्षण को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे या उत्पन्न करेंगे। ठीक है, समझ में आया? पहले तो इस चीज को समझ लीजिए बेटा जी, मैं यहां पर रटवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपको डेफिनेशन देने नहीं आया हूं। बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक्स को पढ़ें, उसमें डेफिनेशन दे रखी है, आप खुद मेहनत करें, डेफिनेशन रटना है रटो। मेरा काम क्या है यहां पर? सोचो मैं भी आता, डेफिनेशन लिख देता, ढंग से ना समझाता, बस ये ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है, बस फायदा क्या होता? कोई फायदा नहीं होता। तो मेरा काम क्या है आपके जीवन में, मेरा रोल क्या है भाई? सिर्फ डेफिनेशन रटवाना था क्या? नहीं, मेरा काम है असली क्या, आपको वो जो डेफिनेशन दे रखी है, वो जो चीजें बुक्स में बता रखी हैं, जो समझ में नहीं आती हैं, उनको सरल तरीके से समझाना, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये है मेरा रोल। एक टीचर का रोल बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्या कि जो मुश्किल चीजें हैं उनको समझाना, रटवाना नहीं, याद करवाना नहीं, रट्टे लगवाना नहीं होता, सिर्फ समझाना, बस वही कर रहा हूं। तो एलील या युग्म विकल्पी का मीनिंग क्या था? एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को उत्पन्न करेंगे। जैसे हमने बोला कैपिटल टी जीन। ठीक है, अब ये एक लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। क्या लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं? कि पेड़ जो है ना वो लंबा है। पेड़ कैसा है? लंबा है। अब जरा सोचिए, एक लंबा पेड़ है और एक बौना पेड़ है, कौन से पेड़ आपको ज्यादातर तरीके से दिखाई देते हैं? आप जरा खुद सोचिए, आपको पेड़ ज्यादातर कैसे दिखाई देते हैं? बोने दिखाई देते हैं क्या? वृक्ष की बात मैं कर रहा हूं, वृक्ष ज्यादातर कैसे दिखाई देते हैं? ठिगने, बोने दिखाई देते हैं क्या? नहीं ना, ज्यादातर लंबे होते हैं ना। इट मींस जो ज्यादातर तरीके से लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण है, जो बहुत कम दिखाई देते हैं वो अप्रभावी लक्षण है। तो अब जरा सोचिए, पेड़ का लंबा होना ये प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण कब आएगा? जब ये और ये दोनों जीन कैसे होंगे? कैपिटल लेटर में लिखे होंगे, यानी प्रभावी जीन होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अब मैंने लिखा है स्मॉल टी, ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये पेड़ कैसा होगा? अब ये लंबा होगा कि ये बौना होएगा? आप सीधा बोलेंगे सर ये पेड़ होएगा बौना। कैसा लक्षण है? अप्रभावी, बहुत कम दिखाई देता ये लक्षण। ऐसा अप्रभावी लक्षण कब उत्पन्न होएगा? जब दोनों जीन जो होंगे वो कैसे होंगे? अप्रभावी। एक तीसरी कंडीशन, अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, एक जीन है प्रभावी और एक जीन है अप्रभावी, अब क्या होएगा? अब क्या ये पेड़ बीच का होगा कि ना ही लंबा ना ही बौना? नहीं, अब यहां पर क्या होता है, ये जो प्रभावी जीन होता है ना, ये तो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा ही करेगा, और ये जब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा
तो सीधी सी बात है, लक्षण कैसा दिखाई देगा? प्रभावी, यानी इस केस में भी पेड़ लंबा ही होगा। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी वो ये कि लक्षण कब उत्पन्न होगा? बेटा जी लक्षण उत्पन्न होगा कब? ये लक्षण ही तो है, हमें दिखाई दे रहा है पेड़ लंबा, यानी ये उसका लक्षण है। हमें दिखाई दे रहा है पेड़ बौना, ये उसका लक्षण है। हमें लक्षण कब दिखाई देंगे? जब जीन एक होगा कि एक जोड़ी होगा। तो याद रखना, एक जोड़ी जीन जब एक दूसरे के साथ आते हैं, एक जोड़ी जीन जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, अब ये कैसे आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक जोड़ी जीन जब आते हैं एक पीढ़ी में तो क्या होता है? लक्षण उत्पन्न होता है। अब बशर्ते वो दोनों जीन या तो प्रभावी हो, दोनों अप्रभावी हो, या दोनों में से एक प्रभावी एक अप्रभावी हो। तो याद रखना, ये जीन क्या कहलाता है? अलील। और ये भी क्या कहलाएगा? अलील। यानी इस जोड़ी में दोनों क्या है? अलील हैं। इस जोड़ी में ये भी अलील है, ये भी अलील है। इस जोड़ी में ये भी अलील है, ये भी अलील है। यानी दो विकल्प मिल रहे हैं, दो युग्म मिल रहे हैं, दो जोड़ी जीन मिल रहे हैं जो एक लक्षण को उत्पन्न कर रहे हैं, एक लक्षण को उत्पन्न कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं एलील, बोलते हैं। याद रखना, ठीक है? सिंपल सा था, समझ में आ गया। एलील का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब बात आ रही है कि सर ये जो अलील जो शब्द है, युग्म विकल्पी जो शब्द है, ये किसने दिया? तो बेटा जी ये जो युग्म विकल्पी जो शब्द जो है, ये जिस वैज्ञानिक ने दिया, वो वैज्ञानिक ऑलरेडी मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, एक तीसरी बार और बता रहा हूं, बैटसन। अब आप मुझे बताएं, बैटसन समझ में आया? 2 जगह आया था, याद करिए। आनुवांशिकता शब्द, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बैटसन ने। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन। तीसरा, अलील शब्द भी किसने दिया? बैटसन ने। अलील का मीनिंग या युग्म विकल्पी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। क्या? 2 जीन है, ये जीन भी युग्म विकल्पी है, ये भी युग्म विकल्पी है, ये भी अलील है, ये भी अलील है। जब दोनों साथ साथ होंगे तो भैया जयराम जी की यानी लक्षण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको एक और अच्छे तरीके से बताऊं मैं आपको, हालांकि ये मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। आपने मूवी देखी है, एक आमिर खान की एक मूवी थी धूम। देखिए, आमिर खान की धूम 2 थी कि 3 थी शायद, है ना? पहले में तो जॉन अब्राहिम थे, दूसरे में हमारे ऋतिक रोशन थे और तीसरे में आमिर खान थे, है ना? याद है उस धूम मूवी में? अगर जिसने देखी उसको पता होगा, उसमें आमिर खान का डबल रोल था। एक जो चोरी करता है, यानी एक जो मतलब सही दिखता है, और एक बेचारा थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा वीक था, मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं था। अब जरा सोचिए, वहां पर एक जोड़ी कौन थे? आमिर खान थे। वो जब चोरी करते थे, यानी जब वो कोई कार्य करते थे, यानी जब वो लक्षण उत्पन्न करते थे, तो अकेला करता था कि दोनों करते थे? दोनों करते थे। यानी कोई कार्य करना था उनको, चोरी करनी थी, तो दोनों ने साथ साथ मिलकर करी, अकेले चोरी नहीं कर पा रहे थे। यानी अगर किसी लक्षण को उत्पन्न करना है तो आपके पास 2 जीन होंगे। ठीक है, एक आमिर खान, दूसरा भी आमिर खान। उस तरीके से भी आप नजरिए से समझ सकते हैं। ठीक है, एक प्रभावी दिख रहा था उस मूवी में, एक अप्रभावी दिख रहा था, लेकिन हमारी जेनेटिक्स में दोनों आमिर खान यानी दोनों जीन प्रभावी भी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं, और दोनों में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेटा जी आज मैंने सिंपल से 2 वर्ड शब्दावली बताई है, और आनुवांशिकता से संबंधित मैंने आपको वैज्ञानिक बताए हैं। ठीक है, अब समय हुआ है किस चीज का? रिवीजन का। तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, विज्ञान 2 चीजों से बना हुआ, वंशगति और विविधता। फादर मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक आपके कौन है बेटा जी? आधुनिक बैटसन। शब्द भी किसने दिया? बैटसन। प्रायोगिक आनुवांशिकी मॉर्गन। मानव आनुवांशिकी गैरूड। मुख्य शब्दावली हमने देखी, क्या? कारक। किसने शब्द दिया? मेंडल। बदल दिया किसने? जोहानसन ने। क्या दे दिया? जीन। संबोधित किसने किया उनको अक्षरों में? मॉर्गन ने। क्या है जीन, क्या है कारक? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, कुछ ऐसे रसायन थे। डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है, वो कारक या जीन कहलाता है।
अब ये जो जीन जो होते हैं जिनको हमने संबोधित किया, ये जीन कब लक्षण उत्पन्न करते हैं? जब दो जीन साथ साथ होते हैं। ये दो जीन साथ साथ जब होंगे तो ही लक्षण उत्पन्न होएगा। और ये जो जोड़ी जो जीन जो होते हैं, ये प्रत्येक क्या कहलाता है? अलील कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है। अलील शब्द किसने दिया? बैटसन ने। ये पढ़ा है आज हमने। ठीक है, समझ में आ गया? मजा ही मजा। ठीक है, चलिए समय हुआ बेटा जी किस चीज का? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? पहला मेंडल, दूसरा गेरोड, तीसरा मॉर्गन, चौथा बैटसन। सोचिए जल्दी से, बिना ज्यादा टाइम लिए फटाफट सोचना है। दूसरा प्रश्न बेटा, जीन शब्द किसने दिया? पहला मेंडल, दूसरा जोहेंसन, तीसरा मॉर्गन, चौथा बैटसन। ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने सीरियसली पढ़ा है वो फटाक से आंसर लगाएंगे। हाँ जी भैया, लगा लिया। चलें आगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? आप बोलेंगे सर कैसी बात है, बिल्कुल सिंपल है। कौन? मेंडल को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स के फादर, आनुवांशिकता के जनक। सिंपल, बहुत सिंपल। सभी ने यही किया होगा। अब जिन्होंने ये किया है भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो, भैया लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो, है ना। दूसरा प्रश्न, जीन शब्द किसने दिया? अब जिन्होंने सीरियसली कान खोलकर सुना उनको याद आ रहा होगा, जीन को पहले कारक बोला गया। किसने? मेंडल ने। बाद में इन्हीं कारकों को जीन नाम दिया। किसने? जोहेंसन ने। किसने दिया? जोहेंसन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? जोहेंसन, यानी सेकंड। ये था सिंपल सा आपका क्विज। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? आपके होमवर्क का। ज्यादा नहीं दिए, सिंपल से 4 प्रश्न दिए हैं, जरूर करना, किसी भी हालत में करना। अब अगले लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? मेंडलवाद की। ठीक है, और कुछ शब्दावलियां बच गई हैं वो भी देखेंगे। थोड़ी सी शब्दावलियां बच गई है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले, अगला लेक्चर आने से पहले, ये जो लेक्चर है इसको एक बार वापस से रिवाइज करना। कब? जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि जो आज पढ़ाई है ना शब्दावली, लास्ट में जो 2 शब्दावली पढ़ाई है उनको वापस से रिपीट करके आना, नहीं तो आगे वाली शब्दावली, आगे वाले शब्द समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा जी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।